हेलो एवरीवन, हम आगे का एविडेंस का फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट बताता है सबूत के विषय में। इसमें आ जाता है चैप्टर 3। तो अब हम देखते हैं आगे। पार्ट सेकंड में 56 से लेके 100 तक सेक्शन है। अब आगे देखते हैं एक एक करके सेक्शन। अध्याय 3 बताता है तथ्य जिनकी साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। मतलब कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम इसमें सेक्शन देखते हैं। तो पहला सेक्शन कहता है 56, ये कह रहा है न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। मतलब ये कह रहा है जो न्यायिक रूप से जो पहले से ही ज्ञात है वो तथ्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। मतलब जिसने न्यायालय पहले से ही उसकी अपेक्षा कर रहा है उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब पहले से ही साबित मानना है तो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले से ही वो सर्टिफाइड है तो फिर उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाता है वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी। मतलब कौन से तथ्य हैं जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पहले 56 में बता दी कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जहाँ जो न्यायालय में न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य हैं उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पर अब ये 57 ये बता रहा है कौन से तथ्य हैं जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वो है 56। अब इसमें लिस्ट दे रखी है। तो इसमें बताया गया है पहला, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रबल समस्त विधियां। मतलब जो भारत में जो विधियां चल रही हैं उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड कह रहा है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित या तत्पश्चात पारित किए गए जाने वाले पब्लिक एक्ट हैं, स्थानीय पर्सनल एक्ट हैं, यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के निर्दिष्ट की जिनकी न्यायिक अपेक्षा है तो उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पर्सनल एक्ट हैं, पब्लिक एक्ट हैं, पार्लियामेंट द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट है उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहा है। थर्ड में कह रहा है भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की जो नियमावली है उन्हें हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बता रहा है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट, भारत के संविधान है, संसद द्वारा कोई पारित विधि है या प्रांत या राज्यों द्वारा कोई विधि बनाई गई या विधानमंडल द्वारा बनाई गई है, उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। 5 बता रहा है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के 10वें प्रभु का राजद्रोह या हस्ताक्षर, तो उन्हें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बता रहा है 6, बे सब मुद्राएं जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्याय की अपेक्षा करेगा उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बता रहा भारत में के सब न्यायालय की और केंद्र सरकार, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, भारत के बाहर स्थापित सब न्यायालय की मुद्राएं। मतलब जो न्यायालय की मुद्रा है, नोटरी पब्लिक की मुद्रा है, पार्लियामेंट के एक्ट हैं, इन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहा है। 7 कह रहा है किसी राज्य में किसी लोक पद पर आरूढ़ व्यक्ति में कोई पदारोहण, नाम, उपाधि, कृत्य और हस्ताक्षर, इन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आगे कह रहा है 8 में कह रहा है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या प्रभु के आश्रित उपाधि या राष्ट्रध्वज, इन्हें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। 9 बता रहा समय के प्रभाव, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाव है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना, लोक उत्सव, उपवास और आवश्यक दिन, इन्हें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। 10 कह रहा है भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन जो राज्य क्षेत्र आते हैं उन्हें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। 11 कह रहा है भारत सरकार और अन्य किसी राज्य या व्यक्ति के नियम निकाय के बीच संघर्ष का प्रारंभ, चालू रहना और पर्यवसन, इन्हें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। कोई संघर्ष वगैरह हो रहा है, दो देशों के बीच युद्ध वगैरह हो रहा है तो उन्हें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। 12 बता रहा है न्यायालय के सदस्यों और ऑफिसरों के तथा उनके उपपदियों और अधीनस्थ ऑफिसरों और सहायकों के और उनकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब ऑफिसरों के भी तथा उनके अधिवक्ता, अटर्नी, वकील, प्लीडर के समक्ष उपसंजात होने या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के नाम, उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। 12 कह रहा भूमि या समुद्र मार्ग की नियमावली वगैरह उसे भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बता दिए कि कौन कौन सी चीज़ों को न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब 58 कह रहा है स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। मतलब ये कह रहा है कोई केस चल रहा है और पहले से ही कोई चीज़ स्वीकार कर ली गई है तो उसे फिर साबित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ही स्वीकार किया जा चुका है। तो ये बता दिया। अब आ जाते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 कह रहा है मौखिक साक्ष्य के विषय में, ये मौखिक ओरल एविडेंस के बारे में बताता है चैप्टर 4। तो इसमें हम देखते हैं सेक्शन 59 कह रहा है मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना। मतलब मौखिक जो साक्ष्य हैं वो
मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को कैसे साबित किया जाता है उसके बारे में बता रहा है। तो कह रहा है किया जाए तो कह रहा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। मतलब जो डॉक्यूमेंट है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या दस्तावेज हो, उन डॉक्यूमेंट की जो अभिलेखों की अंतर्वस्तु है उसे छोड़ के कोई भी चीज़ मौखिक रूप से साबित की जा सकती है। अब आगे कह रहा है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि जो ओरल एविडेंस होगा वो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। तो ये कह रहा है तो कह रहा मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी ही हो प्रत्यक्ष ही होगा। अर्थात यह यदि वह किसी देखे या सकने वाले तथ्य के बारे में अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने उसे देखा, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होना चाहिए जिसने उसे देखा था। दूसरा कह रहा है अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मैंने ऐसे सुना, तो उसी व्यक्ति का साक्ष्य वही व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है जिसने उसे सुना हो। फिर आगे कह रहा है यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रियों द्वारा उसे ज्ञान हुआ बोध हुआ, तो उस व्यक्ति का ही वही व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है जिसने उसका बोध उस इंद्रियों द्वारा या उस रीत से किया हो। तो ये बता रहा है सेक्शन 60। तो सेक्शन 60 क्या कह रहा है कि जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चैप्टर 5। चैप्टर 5 बता रहा है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में, मतलब जो डॉक्यूमेंट एविडेंस है उनके विषय में बता रहा है। पहला बताता है 61 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। तो कह रहा है दस्तावेज हैं उनकी अंतर्वस्तु का सबूत दो तरह से दिया जा सकता है, प्राथमिक एविडेंस से और द्वितीय साक्ष्य से। मतलब दो तरह से, प्रथम एविडेंस से और द्वितीय एविडेंस से। अब 62 बता रहा है प्राथमिक साक्ष्य। तो कह रहा प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। तो प्राथमिक साक्ष्य से कौन सी डॉक्यूमेंट आएंगी? वो डॉक्यूमेंट जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए लाई जाती हैं वो प्राथमिक डॉक्यूमेंट मानी जाएंगी। प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं मतलब मूल दस्तावेज होगी, उसे ही प्राथमिक साक्ष्य मानेंगे। तो ये क्या कह रहा है प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। ठीक है, अब आ जाते हैं द्वितीय एविडेंस। 63 बताता है। तो ये कह रहा है द्वितीय साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं क्या क्या चीज आती हैं। तो कह रहा है आत्मिक पश्चात अंतर्वृत्त उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां, मतलब कोई डॉक्यूमेंट है अगर उसकी कोई प्रमाणित प्रति है वो द्वितीय साक्ष्य होगी। दूसरा बता रहा है कि मूल से ऐसी आंतरिक प्रक्रिया द्वारा, मतलब कोई मूल है उसकी फोटोकॉपी या कोई आंतरिक प्रक्रिया द्वारा अगर वह नकल बनाई जाती है, प्रतिलिपि बनाई जाती है, वो द्वितीय साक्ष्य होगी। थर्ड बता रहा है मूल से बनाई गई तुलना की गई प्रतियां भी द्वितीय साक्ष्य होंगी। फोर बता रहा उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेज के प्रतिलेख क्या होंगे? जिनने निष्पादित नहीं किया, निष्पादित किया है तो वो फर्स्ट हो जाएंगे। निष्पादित नहीं किया है उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया, तो वो दस्तावेज क्या हो जाएंगे? द्वितीय साक्ष्य हो जाएंगे। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत क्या होगा? ये सारी चीजें द्वितीय साक्ष्य होंगी। मतलब कोई मूल है उससे उसकी नकल करके कोई चीज की जाती है तो वो द्वितीय साक्ष्य हो जाती है। वैसे ही कोई चीज बनाई जाती है जो मूल है उसकी नकल करके तो वो द्वितीय साक्ष्य है। जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी क्या है? द्वितीय साक्ष्य है। अब आ जाते हैं 64 कह रहा है दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। तो ये 64 ये कह रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है तो सबसे पहले प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाएगा। तो 64 बता रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाएगा, मतलब मूल दस्तावेज द्वारा ही साबित किया जाएगा। अब 65 ये कह रहा है कि कौन सी अवस्था है जिनमें हम द्वितीय साक्ष्य दे सकते हैं। तो ये बताता है हमारा 65। तो ये कह रहा है किसी दस्तावेज के अस्तित्व दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीय साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकता है। तो पहली, जबकि वह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्तियों के कब्जे में है। तो जब ये पता चल जाता है कि जो मूल है वो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है कि जिनके विरुद्ध इस दस्तावेज का साबित किया जाना इस मतलब जिनके विरुद्ध इस डॉक्यूमेंट को साबित करना ऐसे व्यक्तियों के कब्जे में है मूल, तो फिर क्या कर सकते हैं? आप द्वितीय साक्ष्य दे सकते हैं। दूसरा कह रहा है न्यायालय की आदेश का कि पहुंच से बाहर है, मतलब पहुंच से बाहर जैसे विदेश रह रहा है कोई, वहां रह रहा है, तो उसका अगर कोई द्वितीय साक्ष्य है तो उसका दिया जा सकता है। मतलब कोई जो कह रहा है कि न्यायालय की आदेश का कि पहुंच के बाहर कोई डॉक्यूमेंट है तो फिर उसका द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है। फिर कह रहा है जो न्यायालय फिर कह रहा है हाँ जी बताइए। अब आ जाते हैं
जबकि मूल के आश्रित दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित किया गया है, तो फिर उसका द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है। अब ये कह रहा है सी कह रहा है जबकि मूल नष्ट हो गई है, अगर कोई मूल डॉक्यूमेंट है वो नष्ट हो गई है तो फिर उसकी फोटोकॉपी या द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है। फिर आगे कह रहा है जबकि मूल इस प्रकृति का है कि वो आसानी से लाया नहीं जा सकता, तो भी हम फिर उसे द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है। अब 74 ये बता रहा है कि जो 74 के अर्थ के जो लोक दस्तावेज हैं, तो लोक दस्तावेजों को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, तो फिर उनकी प्रमाणित प्रति लाई जा सकती है या नकल लाई जा सकती है कोर्ट में। अब फिर आगे कह रहा है जबकि मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या प्रबद्ध किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है, मतलब ये कह दिया गया है कि हाँ आप ऐसी डॉक्यूमेंट की द्वितीय साक्ष्य दे सकते हो, तो फिर आप दे सकते हो। फिर कह रहा है जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है, तो फिर क्या किया जाएगा, मतलब कोई डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है उसे नहीं लाया जा सकता, तो उसकी प्रमाणित प्रति लाई जा सकती है, तो द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है, तो यही बताया गया है। अब आ जाते हैं 65A। 65A बताता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष अभी तक बता दिया था डॉक्यूमेंट के बारे में, अब बता रहा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है उनके बारे में बता रहा साक्ष्य के बारे में। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के अंतर्वस्तु धारा 65B के अनुसार साबित की जाएगी, तो पहले बता दिया कि साबित की जाएगी, ये 65A में बता दिया। अब किसके अनुसार साबित की जाएगी, तो 65B में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता के बारे में बताया गया है, तो यही बताया गया है। पहला देखते हैं इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्निहित किसी सूचना को भी जो कंप्यूटर द्वारा उत्पादित या किसी कागज मुद्रा पर प्रकाशित चुंबकीय मीडिया में भंडारित अभिलिखित या नकल की गई हो तब एक दस्तावेज समझा जाएगा, तो ये क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी एक दस्तावेज समझा जाएगा यदि प्रश्नगत सूचना और कंप्यूटर के संबंध में इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी गई हैं और वह मूल की अंतर्वस्तु या ऐसे उसके कथित किसी तथ्य या साक्ष्य के रूप में उसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता है, अतिरिक्त सबूत या मूल के रूप पेश किए बिना ही किन्हीं कार्रवाई में ग्राह्य होगी, तो फिर उससे भी क्या किया जा सकता है, उसे ग्राहक मतलब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे भी न्यायालय में न्यायालय में पेश किया जा सकता है। अब ये बता दिए कंप्यूटर निर्गत की बाबत एक में वर्णित शर्तों के अधीन होते हुए, तो ये बता दें कोई सूचना से युक्त कंप्यूटर निर्गमन कंप्यूटर द्वारा इस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया, मतलब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो जैसे कि कंप्यूटर पर चढ़ाते हैं कोई एंट्री वेंट्री करते हैं, तो उसे भी न्यायालय में लाया जा सकता है, बस इतना बता रहा है इसमें। अब आ जाते हैं हम 66 कह रहा है पेश करने की सूचना के बारे में नियम। अब ये कह रहा है कोई डॉक्यूमेंट है उसे हम पेश करना है न्यायालय में, तो ये कह रहा है जिसके अंटर में वो डॉक्यूमेंट है उसे सूचना देनी पड़ेगी कि हम वो डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं, अगर वो मूल डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो फिर हम द्वितीय साक्ष्य दे सकते हैं, ये कहता है हमारा 66। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें, तो कह रहा है धारा 65 खंड ए में अंतर्निहित दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीय साक्ष्य तब तक न दिया जाएगा जब तक कि द्वितीय साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को जिसके कब्जे में या रक्तिन या दस्तावेज है उसे पेश करने के लिए ऐसी सूचना जैसी कि विधि के द्वारा विहित है, और यदि विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं हो तो ऐसी सूचना जैसी न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्त समझता है न दे दी हो। तो ये कह रहा है कोई डॉक्यूमेंट है उसका अगर पहले जो मूल दस्तावेज जिसके पास है उस व्यक्ति को सूचना दी जाएगी कि हम ये डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं और वो डॉक्यूमेंट फिर नहीं देता है तो फिर हम उसका द्वितीय साक्ष्य दे सकते हैं, ये कहता है हमारा 66। अब आ जाते हैं हम 67 पर। 67 कह रहा है जिस व्यक्ति के बारे में अवकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख को साबित किया जाना। अब ये कह रहा है कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कोई डॉक्यूमेंट बनाया था, दस्तावेज बनाया था या कोई हस्ताक्षर किए थे, अब उसकी जो राइटिंग है और हस्तलेख मतलब हस्ताक्षर और जो उसकी राइटिंग है उसे साबित करने के बारे में कह रहा है कि वो कैसे साबित की जाएगी। कोई व्यक्ति है जिसने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है या कोई हस्ताक्षर किए हैं तो उसके हस्ताक्षर और उसकी राइटिंग को साबित करने के बारे में बताता है 67। तो ये कह रहा है यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर या पूर्णतः या भागतः लिखी गई है, या तो हस्ताक्षर किए हैं या पूर्णतः या भागतः लिखी है, अब कहते थे तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर
हस्ताक्षर या उस दस्तावेज के उतने हस्तलेख जितने के बारे में अविकथित है कि वह उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, उसके हस्तलेख में है। तो ये साबित करना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट जिसके बताया जा रहा है कि इसके हस्ताक्षर हैं या इसने लिखी है, तो ये साबित करना होगा कि क्या सच में ही उस व्यक्ति ने लिखी है और उस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये बताता है हमारा 67। अब 67 ये बताता है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में सबूत। तो ये कह रहा है सुरक्षित की दशा में सिवाय यदि वह अविकथित है किसी हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉन अभिलेख में लगाया गया है, मतलब डिजिटल साइन भी होते, चिन्ह भी होते, तो उनके बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है यह साबित किया जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरकर्ता या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह है। ठीक है, तो ये उसमें तो जो देगा तो ये बता रहा है, ऊपर बता दिया हस्ताक्षर और हस्तलेख के बारे में साबित करने के बारे में 67 एवं बता दिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में सबूत के बारे में बता दिया। अब 68 बताता है ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुपात होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। मतलब कोई डॉक्यूमेंट ऐसी है जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा मतलब जरूरी नहीं है और वो पहले से ही, तो फिर क्या करेंगे। तो ये कह रहा है यदि किसी दस्तावेज अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, मतलब अपेक्षित है, मतलब तो ये कह रहा है ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। मतलब विधि ने ये कहा है कि ये वाला डॉक्यूमेंट अनुप्रमाणित होना ही चाहिए, तब के बारे में कह रहा है। तो कह रहा है यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है तो उसे साक्षी के रूप में उपयोग में न लाया जाएगा। कब तक नहीं लाया? जब तक उसे अनुप्रमाणित ना कर दिया जाए। तो कम से कम एक साक्षी, तो कह रहा है जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणित साक्षी, यदि कोई अनुप्रमाणित साक्षी जीवित हो और न्यायालय के आदेश का के अधीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो, उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से बुलाया ना गया। अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसी है जिसका अनुपालन होना विधि द्वारा अपेक्षित है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट जब वो पेश की जाएगी कोर्ट में, तो जिसने उसे अनुप्रमाणित किया था, तो 2 साक्षी होते हैं अनुप्रमाणित करने पर, तो फिर उनमें से एक साक्षी का उपस्थित होना जरूरी है कि उसने अनुप्रमाणित किया था। या कोई न्यायालय का कोई आदेश का या दिन हो, तो वो कोर्ट में साबित करना ही पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट अनुप्राणित इसने किया था और इस प्रकार हुआ था, तब वो साबित माना जाएगा। अब आ जाते हैं 69 कह रहा है जब किसी भी अनुप्रमाणित साक्षी का पता ना चले तब सबूत। अब ये कह रहा है कि कोई अनुप्रमाणित तो है, पर अब ये कह रहा है कि ये की किसने अनुप्रमाणित है, तब क्या किया जाएगा, तब की कंडीशन के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है 69 यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणित साक्षी का पता ना चल सके, मतलब उसको पता ही नहीं है कि किसने इसे सर्टिफाई किया था, और तो ये कह रहा है चल सके, अथवा यदि दस्तावेज का यूनाइटेड किंगडम में निष्पादन होना तात्पर्य हो, यह साबित किया गया हो कि कम से कम एक अनुप्राणित साक्षी का अनुप्राणित इसी हस्तलेख में, तथा यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में। तो ये साबित करना पड़ेगा कि ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे हस्ताक्षर के और भी डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें अनुप्रमाणित किया गया है। मतलब पहला कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने ये वाला डॉक्यूमेंट है उसे अनुप्रमाणित किया है, उस टाइम और भी डॉक्यूमेंट उसने अनुप्रमाणित किए हैं, मतलब उसे ये अथॉरिटी थी कि अनुप्रमाणित डॉक्यूमेंट वो कर सकता था। तो क्या अब वो व्यक्ति तो पता नहीं किसने किए हैं, तो उस व्यक्ति ने उस टाइम और भी डॉक्यूमेंट किए होंगे, तो अगर वो डॉक्यूमेंट, अगर और डॉक्यूमेंट भी दिखाए जाते हैं क्या, देखो इस व्यक्ति ने ये डॉक्यूमेंट भी अनुप्रमाणित किया है, तो फिर ये माना जाए कि वो सही व्यक्ति ने और सही तरीके से सर्टिफाइड है। फिर 70 कह रहा है अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। तो ये कह रहा है अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार के अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति, उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत यदि वह ऐसे दस्तावेज हो जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित। अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिससे अनुप्रमाणित हुई है, तो उस और दोनों पार्टियों में थे, दोनों पार्टियों में से ये स्वीकार कर लेते हैं कि जब ये अनुप्रमाणित हुआ था ये डॉक्यूमेंट, तब मैंने इसे निष्पादित किया था। तो ये भी एक ये माना जाए कि हाँ ये जो सर्टिफाइड की गई थी डॉक्यूमेंट वो ठीक थे, क्योंकि उसमें दोनों पार्टियों में से एक व्यक्ति ने उसे निष्पादन किया था। तो ये मान लेंगे हाँ अगर इनमें से कोई किसी ने किया है तो ये ठीक होंगे डॉक्यूमेंट। अब है 71 जबकि अनुप्रमाणित साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करना तब सबूत। अब ये कह रहा है कि जबकि निष्पादन करने वाले व्यक्ति को ही मना कर देता है तब कि उसने अनुप्रमाणित की है। तो कह रहा है यदि अनुप्रमाणित साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे या उसे निष्पादन का स्मरण ना हो, तो उसका निष्पादन अन्य साक्षी द्वारा दिया जा सकता है। अगर उसे याद नहीं है कोई डॉक्यूमेंट उसने अनुप्रमाणित या निष्पादित किया था और उसे बहुत टाइम हो गया और उसे याद नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, कोई और सबूत होंगे, एंट्री वगैरह कहीं लिखा पढ़ी और होगी, तो उसके द्वारा साबित करें कि देखो ये अनुप्रमाणित की गई है, इन्हें याद नहीं है।
अब आ जाते हैं 72। 72 कह रहा है उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्राणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। अब कोई डॉक्यूमेंट वो है कि उसका अनुप्राणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं है, पर वो अनुप्रमाणित है, तो अगर वो कोर्ट में पेश की जाती है तो न्यायालय ऐसे उसे ग्रहण करेगा जैसे वो सर्टिफाई नहीं की गई हो, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। अब वो है पहले से ही अनुप्राणित कर रखी, तो फिर न्यायालय ये मानेगा जैसे इसे अनुप्रमाणित नहीं किया गया है, ऐसे ही उसे रिसीव कर लेगा। अब आ जाते हैं हम 73। 73 कह रहा हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत है साबित हो। तो ये कह रहा कोई हस्ताक्षर है, कोई लिखावट है, या कोई मुद्रा है, मतलब कोई मोहर है की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत है, मतलब जो वो मोहर वगैरह लगी हुई हैं उन्हें उन मोहरों से मतलब तुलना की जाएगी जो स्वीकृत की जा चुकी हैं, मतलब जो पहले से ही मान्य की जा सके, हाँ ये मोहर सही लगी है, ये हस्ताक्षर सही है, ये लिखावट सही है, ठीक है। ऐसे पहले कोई डॉक्यूमेंट है उस पर है और ये वाला डॉक्यूमेंट है तो उसकी तुलना की जाएगी, हाँ इसकी और इसकी मैचिंग हो रही है, तो ये डॉक्यूमेंट भी ठीक है। तो ये कहता है 73। तो यदि अविनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर लेख मुद्रा उस व्यक्ति की है जिसके द्वारा उसका लिखा या किया जाना तात्पर्य है, किसी हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की जिसके बारे में यह स्वीकृत है या न्यायालय के समाधानप्रद रूप में साबित किया गया है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या किया गया था, उससे जिसे साबित किया जाना है तुलना की जा सकेगी यद्यपि वह हस्ताक्षर लेख या मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिए पेश या साबित ना की गई हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कोई डॉक्यूमेंट है, जो दो डॉक्यूमेंट हैं, एक साबित है कि ये डॉक्यूमेंट सही है और दूसरा डॉक्यूमेंट है उसके हस्ताक्षर और उसकी लिखावट और उसकी मुद्रा फिर मैच की जाएगी, अगर वो उससे मिल जाती तो उसे सही माना जाता है। तो ये कह रहा है 73। अब 73A इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों के सत्यापन के बारे में, सबूत के बारे में कह रहा, तो ये कह रहा है यह निश्चित करने के लिए क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह उस व्यक्ति का है जिसके द्वारा उसे लगाया गया है, यह न्यायालय तो लगाया जाना तात्पर्य है। न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि वह व्यक्ति का नियंत्रण या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों को प्रमाण पत्र पेश करे, मतलब जिसने प्रमाण पत्र दिया था इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाने की, जिसने प्रमाण पत्र दिया था वो प्रमाणकर्ता आके प्रमाण पत्र पेश करे। भी कह रहा कोई अन्य व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के लिए आवेदन करे और उस इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह को जिसका उस व्यक्ति द्वारा लगाया जाना तात्पर्य सत्यापित करे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने दिया था वो आके कहे कि हाँ मैंने दिया है और ये ठीक है, या फिर कोई और लोक कुंजी है या कोई और डॉक्यूमेंट या और कोई ऐसा है जिससे साबित किया जा सकता है, वो चीज लाके पेश करे। अब आ जाते लोक दस्तावेज 74। तो 74 ये कह रहा है कि लोक दस्तावेज क्या है, तो कह रहा है वे दस्तावेज जो संप्रभुत्व अधिकारी, मतलब कोई संप्रभुता संपन्न प्राधिकारी के हैं, ठीक है, कोई मतलब गवर्नमेंट के हैं, कोई ऐसी अथॉरिटी है, तो वो किसके लोक दस्तावेज हैं। शासकीय निकाय और अधिकरणों के कोई डॉक्यूमेंट है, मतलब जो शासकीय निकाय हैं उन या अधिकरण है उनके कोई डॉक्यूमेंट है तो भी ये माने जाएंगे कि वो लोक दस्तावेज हैं। 30 भारत के किसी भाग या कॉमनवेल्थ या किसी विदेश के विधायी न्यायिक या कार्यपालिका लोक ऑफिसर के कार्यों के रूप में या कार्यों के विलेख के रूप में है, तो वो क्या माने जाएंगे कि वो लोक दस्तावेज है, मतलब पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो ये कहा गया है। फिर कह रहा है किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेज को लोक दस्तावेज भी मान लिया जाएगा, मतलब कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट है पर उन्हें रख लिया गया है सरकार द्वारा किसी मोटिव के लिए, तो फिर उन्हें क्या माना जाएगा, उन्हें भी लोक दस्तावेज माना जाएगा। तो लोक दस्तावेज कौन से होते हैं, जो सरकारी, ज़्यादातर जो सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं वो पब्लिक, वो लोक दस्तावेज होते हैं। अब देखते हैं 75 कह रहा है प्राइवेट दस्तावेज। तो प्राइवेट दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, तो जो कह रहा है कि जो 74 में दिए गए हैं वो डॉक्यूमेंट सारे लोक दस्तावेज हैं, पर उनसे जो बचे हुए डॉक्यूमेंट बचेंगे वो क्या हैं, वो अन्य सभी दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज माने जाएंगे। मतलब जो 74 में बताए गए डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट को छोड़कर जो भी डॉक्यूमेंट बचे वो सारे प्राइवेट दस्तावेज हैं। प्राइवेट मतलब पर्सनल डॉक्यूमेंट। अब ये लोक दस्तावेज में कैसे आते डॉक्यूमेंट, जो सरकार के हैं, जिसमें पब्लिक का कोई हित है या वो हित है पब्लिक का, मतलब तो वो क्या माने जाएंगे, लोक दस्तावेज माने जाएंगे। 74 में क्या बताया गया, प्राइवेट दस्तावेज। वो ये कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट 74 में ना बताए गए हों, 74 के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वो क्या है, प्राइवेट दस्तावेज हैं, प्राइवेट दस्तावेज बताए गए हैं। थैंक यू। आगे की सेक्शन हम आगे की वीडियो में करेंगे।